सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे तेज के भविष्यों 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट. Yes, this is what we are going to discuss today. In the last two videos we had already discussed about the introduction of physics. We had discussed how interesting the physics is, and we had also discussed about the fundamental forces, right? So from now onwards the topics that we are going to take, those are very much important as far as your exams are concerned. The last two videos were only for your introductory purpose and also for your interest built up, but now the things that we will be discussed are very important when you are going to appear for your exams, right? तो स्कूल्स में भी ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि यही टॉपिक्स ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन चैप्टर्स को तो कई बार उड़ा भी दिया जाता है. सो बातें कम करते हैं, चलो मुद्दे पर आते हैं. यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है. इस बार चैप्टर का नाम समझाऊंगा लेकिन बाद में, ठीक है. हर बार तो समझते हैं लेकिन ये चीजें ना ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी आगे जाके, ठीक है. तो मैं बताऊंगा नहीं. मैं स्टार्ट करता हूं कहां से पता है? फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज क्या है ये फिजिकल क्वांटिटीज? सो बच्चों, जैसा कि स्टार्टिंग के जो दो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर, अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर, स्टडिंग द नेचर. तो आप जब नेचर को स्टडी कर रहे हो, नेचर के लॉज को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कुछ टूल्स की जरूरत है, आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है. आप कोई सामान रिपेयर करने गए हो, सपोज आपका कोई चीज बिगड़ा हुआ है, उसको आप रिपेयर करने जाते हो, तो आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है. तो वैसे ही जब आप फिजिक्स की स्टडी करते हो, नेचर के लॉज को समझते हो, तो आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी. इन्हीं टूल्स को हम कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है. दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. किस वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं? एक लॉ बनाया आपने, राइट. तो उस लॉ में आपने कुछ चीजों का यूज किया, राइट. आपको फॉर्मूला याद होगा, F = G(m1m2)/d², राइट. तो आपका F एक फिजिकल क्वांटिटी है, m1 m2 जो मासेस आपने यूज किए वो फिजिकल क्वांटिटी है, नीचे जो आपने D लिखा था वो फिजिकल क्वांटिटी है. तो आपने इन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके एक लॉ को डिस्क्राइब किया. समझ में आ रहा है? तो इन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. क्लियर है? एक पर्सन का डिस्क्रिप्शन आपको देना है, किसी इंसान का, ठीक है. एक इंसान के बारे में आप किसी और इंसान को बता रहे हो, ठीक है. तो कैसे बताओगे? उसकी हाइट, ठीक है, मोटा है, पतला है, उसका कंप्लेक्शन कैसा है, ठीक है, उसके बाल कैसे हैं, ये सारी चीजें आप उसको डिस्क्राइब करते हो, बराबर है. तो एक स्टैंडर्ड वो है, राइट. आप इसी तरह से डिस्क्राइब करते हो ना, कि या ये बोलते हो 4 पैर थे, ठीक है, 2 सींग निकले थे ऐसे उसके, ठीक है, उसकी 3 आंखें थी, ठीक है. ये तो कोई प्रोसीजर नहीं है ना, ठीक है. आपको पता है, सबको एक सेट ऑफ लिमिट्स, हमको पता है इंसान है तो भाई वही स्ट्रक्चर होगा उसका, लेकिन बाकी कुछ हाइट, फेटनेस, कंप्लेक्शन, इन चीजों की वजह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट. ये थोड़ी बोलेंगे इंसान था, 2 पैर थे, 2 हाथ थे, ठीक है, 2 आंख थी, तो अरे भाई तो सबकी होती है, कैसे पता चलेगा उसको? क्लियर है? तो कहने का मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें, ठीक है, जिससे हम बता सकें नेचर के लॉस को, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. एक तो ये बात हो गई. इसके अलावा और एक चीज है कि ये क्वांटिटीज मेजरेबल होनी चाहिए. मेजरेबल मतलब आप इनको मेजर कर सको. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भिखारी को कुछ पैसे दिए, ठीक है. आपने बोला मैंने उसको बहुत पैसे दिया, बहुत पैसा दे दिया, ठीक है. अब आपका दोस्त बोलेगा बहुत मतलब कितना, ठीक है. कोई ऐसा दोस्त होगा आपका जिसके दिमाग में आएगा बहुत मतलब 10 रुपया होता होगा, ठीक है, 10 रुपया दिया होगा. किसी दोस्त के दिमाग में आएगा बहुत मतलब 100 रुपया दिया होगा शायद. किसी के दिमाग में आएगा अरे यार बहुत मतलब 1000 रुपया दिया होगा, ठीक है. लोगों के अपने अपने हिसाब से सोच लेंगे लोग, राइट. अंबानी को बोलोगे तो अंबानी को लगेगा कि नहीं ये बहुत मतलब 1-2 लाख रुपए तो दिया ही होगा इसने, या करोड़ रुपए तो दिए ही होंगे, राइट. तो लोगों के हिसाब से अपना अपना परसेप्शन है लोगों का, बहुत का या कम का, राइट. तो वो क्लियरली पता नहीं चलता है कि बहुत मतलब कितना होता है और कम मतलब कितना होता है, राइट. सो इसीलिए ना हम उन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं. अगर आपने मेजरेबल वैल्यू बताई, किसी को ये बताया कि नहीं मैंने उसे 50 रुपया दिया, तो हर कोई समझ जाएगा तुरंत, यस 50 कितना होता है सबको पता चल जाएगा, राइट. तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जब लॉज को स्टडी करते हैं फिजिक्स के, तो हम कुछ क्वांटिटीज चुनते हैं इसको समझने के लिए, और हम उन्हीं क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं. क्लियर है? पक्का? ओके. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन. सो द क्वांटिटीज, ठीक है, द क्वांटिटीज विच हेल्प अस to understand the laws of nature are laws of nature and are directly or indirectly
मेजरेबल, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें। एग्जाम्पल, लेंथ, मास, फोर्स एक्सेट्रा। अच्छा, मेजर कर सके तो समझ में आया कि भाई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सके अपन कुछ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली मेजर करना और इनडायरेक्टली मेजर करना मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में सब्जी खरीदने गए हो, आप टमाटर खरीद रहे हो 1 किलो, तो आपको देखो, आप देखोगे कि जो सब्जी बेच रहे हैं वो क्या करेंगे, एक तरफ 1 kg का वो रखेंगे, मांस रखेंगे एक तरफ, और एक तरफ टमाटर रखेंगे, ठीक है। यहां आपने 1 kg टमाटर डायरेक्टली मेजर किया, आप सामने गए, वैल्यू से कंपेयर किया, आपने मेजर कर लिया। लेकिन अगर आपको 2 प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, 2 प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, आप कैसे करोगे? आप वो मेजरिंग टेप लेके जाओगे, अपने दोस्त को बोलेंगे उधर रख, तू अर्थ पे रख, तो उसका एक एंड पकड़, मैं लेके जाता हूं उधर जुपिटर तक, मेजर करते हैं कितना है। करोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना भाई। तो उसके लिए आपको कुछ मतलब एल्गोरिदम यूज करने पड़ेंगे, आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे यहीं बैठे बैठे, राइट। कुछ लॉज का यूज करके आप कैलकुलेशन करोगे और आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ इतना डिस्टेंस होता है। हमको डिस्टेंस तो पता है ना, हम कैलकुलेट ऐसे ही करते हैं। हमारे साइंटिस्टों ने जो कैलकुलेशंस किए हुए हैं, अर्थ का सन से दूरी, अर्थ का मून से दूरी, अर्थ का जुपिटर से दूरी या प्लूटो से दूरी, जो भी है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मेजरिंग करने थोड़ी गए थे, हमने कुछ सेट ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स यूज करके इस तरह से निकाला, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, राइट। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, मेन क्या है, मेजर हो जाना चाहिए। अगर आप उसे मेजर कर सकते हो, प्लस वो आपको नेचर के लॉज को समझने में हेल्प करती है, उस क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हो, ठीक है। बहुत सारी हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी, ठीक है, पक्का? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ना हम 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज समझेंगे आज। पहली फंडामेंटल, दूसरी डिराइव्ड, ठीक है, और तीसरी हमारी सप्लीमेंट्री, ठीक है। इन 3 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों आर द क्वांटिटीज, फर्स्ट वन fundamental quantities, the quantities, ये physical quantities लिखो, ज्यादा अच्छा है, the physical quantities which are independent and cannot be described with the help of other quantities, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? जो कि इंडिपेंडेंट है अपने आप में और इनको आप किसी और की मदद से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी का मास पता करना चाहते हो, मास, तो आप मास को किसी और क्वांटिटी की मदद से फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। मास अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। आप इसकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। आप डेंसिटी पता करो, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपन वॉल्यूम, राइट। तो ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम आता है, राइट। तो वहां आपने मास यूज किया, इसकी मदद से आपने वॉल्यूम को समझ, डेंसिटी को समझ लिया। लेकिन डेंसिटी की मदद से आप इसको समझ सकते हो क्या? आप बोलोगे फॉर्मूला हम ऐसे कर देंगे, नहीं। वो तो आप कर सकते हो कन्वर्ट फॉर्मूला, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो बनाया आपने वो इसकी मदद से ही बनाया। अब आप भले एक्सचेंज करके बता दो, राइट। पहले स्टार्ट तो यहीं से हुआ ना, मास से स्टार्ट होकर आप वहां गए हो ना, तो मास आपका फंडामेंटल है, ठीक है। ऐसी लेंथ वगैरह जो भी है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। इनका ना एक तो एक्चुअली में इनका डिफाइन करना भी मुश्किल है, इनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप इनको एक ऐसे ही बना दिया जाता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, राइट। लेकिन एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाना मुश्किल है इन सारी चीजों का, ठीक है। तो इसलिए हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। हमने कोशिशें की बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमको पता है, राइट। साइंटिस्टों ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड करके रखी हैं, लेकिन अब उन सबको ना हमने कोशिश की ना कि हम ज्यादा से ज्यादा को ना कम की मदद से ही समझ सकें। हमने कोशिश की कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज रखी जाएं जिनकी मदद से हम बाकी सारी क्वांटिटीज को समझ सकते हैं।
तो इतना सारा रिडक्शन करते करते हमको ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिली। कितनी? 7। क्लियर है? क्या कहना समझ में आ रहा है आपको? मेरे कहने का मतलब कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, अब हम सबको फंडामेंटल नहीं कह सकते, राइट? क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम दूसरों की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जिनको हम दूसरों की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं कहते हैं। जिनको डिस्क्राइब करना दूसरों की मदद से मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एज पर एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, आज वर्ल्ड वाइड यही एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, ठीक है। पहले और भी सिस्टम थे, ठीक है, तो उन सिस्टम्स में कुछ और अमाउंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, किसी और क्वांटिटी को कुछ और फंडामेंटल कहा गया था, किसी और को फंडामेंटल नहीं कहा गया था, लेकिन कंफ्यूजन सारी दूर हो गई। आज दुनिया में यही सिस्टम चलता है और इस सिस्टम के हिसाब से हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, आपको यही याद रखना है। क्लियर है? वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं उनके बारे में हम यहाँ बाजू में लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ से मिटा। चलो, तो यहां पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी, वो कौन सी क्वांटिटी है, यहां लिखूंगा मैं उसकी यूनिट, एसआई यूनिट, और यहां मैं लिखूंगा उसका सिंबल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। पहली है हमारी लेंथ, दूसरा है हमारा मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और ये है लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारी, ठीक है। लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का है किलोग्राम, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का है सेकंड, एस से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से। सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, के से। इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा था, लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में, और ना अभी आप पढ़ोगे इसके बारे में, आप अभी नहीं पढ़ने वाले हो, ये बहुत आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितनी चीज़ आपने पढ़ी हुई है ना, वही चीज़ आपको फिर से वापस पढ़नी है। इसका यूनिट है मोल, और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट है सिंबल इसका MOL। क्लियर है? पक्का? तो ये सारे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी SI यूनिट्स और उनके सिंबल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट को लेकर इशू हो सकता है लोगों को। I इज इक्वल टू Q/T, आपने 10th में पढ़ा था फॉर्मूला, राइट। करंट को आपने चार्ज पर यूनिट टाइम देखा था, राइट। तो देखा जाए तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इस हिसाब से, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता। लेकिन SI यूनिट सिस्टम में हम करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि हम मैग्नेटिज्म वगैरह तक के लेवल की बात करते हैं, और जब हम मैग्नेटिज्म वगैरह पर पहुंच जाते हैं तो करंट की मदद से हम बहुत सारी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। करंट की मदद से हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनको हम चार्ज की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए ना करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी ले ली गई, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम में करंट ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पक्का? ओके, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला गलत नहीं है, क्रॉस इसलिए किया है क्योंकि आप चार्ज को फंडामेंटल मत ले लेना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात। क्लियर है? अब चलते हैं अपन कहां पर, मोल तो याद है ना, 9th में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, एवोगैड्रो नंबर वगैरह, राइट। बहुत सारा फॉर्मूला, मतलब हमने न्यूमेरिकल वगैरह देखे थे वहां पर 9th में, और जिसको याद नहीं हो, भूल गए हो, जाओ 9th की बुक खोलो और पढ़ो। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अब भाई नाम से पता चल गया और फंडामेंटल में बहुत कुछ बता दिया, तो यहाँ भी क्लियर हो ही गया होगा। तो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है भाई, बना के लिख लो। द फिजिकल क्वांटिटीज, which can be described with the help of other physical quantities। आप इनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हो।
उन्हें आप कहते हो डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर आपका फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारी हैं, मैं यहाँ सारी नहीं लिख सकता, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। क्लियर है? पक्का? ओके। फिर बात करते हैं हम किसकी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में लिख दूं थोड़ा सा, कुछ खास डेफिनेशन वगैरह तो नहीं है इसके लिए। द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, फिलहाल यही समझ लो, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस क्या है, डायमेंशन के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिलहाल इतना समझ लो। डायमेंशन के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डायमेंशन वगैरह ना, लेंथ, मास, ये जो फंडामेंटल कुछ क्वांटिटीज है ना हमारी, हम उनको डायमेंशंस की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग स्टडीज की जाती हैं, जिनमें ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, उन्हें हम डायमेंशनल क्वांटिटीज कहते हैं, और जिनमें सारी चीजें उड़ा दी जाती हैं उन्हें हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कहते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं हमारी जिन्हें हम डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। वो है हमारी दो, एक है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, अभी प्लेन एंगल क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, याद है? एंगल थीटा इज आर्क बाय रेडियस, याद है कि नहीं याद है? सच बताओ, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, सॉलिड एंगल को अपन बाद में डिस्कस करते हैं, इधर लिख लेते हैं इस साइड। तो दिस इज आर्क अपॉन रेडियस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dl अपॉन r। कैसे? ये आपका आर्क, कैसे आर्क होता है पता है ना? सर्कल का पार्ट, एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, ये सर्कल का एक जो छोटा सा हिस्सा है, ये सेंटर पर कुछ चीज सब्सटेंड करता है। ठीक है, इसके दो एंड्स, जो एक आपका सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, दो एंड्स से रेडियस को अगर आप ज्वाइन करो तो ये बीच में जो चीज बनती है इसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये एक प्लेन में बनता है, ठीक है, ये एक प्लेन है ना, मेरा बोर्ड इस प्लेन में बना हुआ, इसलिए हम इसको प्लेन एंगल कहते हैं। क्लियर है? शॉर्ट में एंगल भी कहा जाता है, ठीक है, बट बेसिकली सही तरीका है इसको कहने का प्लेन एंगल। ठीक है, दिस इज द करेक्ट टर्म। ओके, अच्छा, ये दो लाइंस के बीच में हो सकता है, दो प्लेन्स के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, दो प्लेन्स का भी आपने पढ़ा हो ना, दो प्लेन्स भी एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, प्लेन एंगल वगैरह। ठीक है, वो कह सकते हैं हम। और दो लाइंस के बीच में, ये दो लाइंस ही है ना, एक तरह की देखा जाए तो एंगल है। ठीक है, तो दिस इज प्लेन एंगल। डीएल बाई आर मतलब, डीएल मतलब क्या हुआ, ये अगर बहुत छोटा एलिमेंट है ना तो हम डीएल बोलते हैं उसको। क्लियर है? एंड आर इज व्हाट, दिस वन, ये आपका आर है यहाँ से, और ये आपका आर्क है। ठीक है, और अगर यही बहुत छोटा होगा, स्मॉल में लेंगे तो डीएल लिखेंगे। ठीक है, तो ये डीएल वीएल क्या है, ये सब चीजें बाद में आपको क्लियर हो जाएंगे, आगे के टॉपिक जैसे जैसे होते जाएंगे, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लो, डीएल मतलब ये स्मॉल एलिमेंट इसका एक छोटा सा हिस्सा लोगे, उसको अपन डीएल बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गई हमारी प्लेन एंगल की बात। इसमें यूनिट क्या आएगा, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अब डिग्री भी होता है आप बोलोगे, ठीक है, डिग्री होता है, बट ऐसा ही सिस्टम में हम रेडियन लेते हैं। ठीक है, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन भी होता है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। 360 डिग्री आपका होता है कितना, 2 पाई रेडियन। ठीक है, यूनिट उसका सिंबल है RAD। ठीक है, अच्छा, 180 डिग्री होगा तो पाई रेडियन, 90 डिग्री होगा तो π/2 रेडियन। ऐसा होता है, कन्वर्जन का तरीका है। ठीक है, मेन ये आपको याद रखना है, इससे आप बाकी सब चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो आसानी से। आगे आएंगे बहुत से क्वेश्चन, टेंशन मत लो, फिलहाल इतना समझ लो। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं अपन किसकी, सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल को थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा अच्छे से। सॉलिड एंगल समझो कि एक एरिया जो एंगल सब्सटेंड करता है, एरिया जो एंगल सब्सटेंड करता है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। कैसे भैया? सॉलिड एंगल को अपन फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले। सॉलिड एंगल इज एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यहाँ रेडियस नहीं लिखा था क्या? मैंने लिखा था, चलो ठीक है, यहाँ भी लिख लेता हूँ, रेडियस स्क्वायर, यानी कि ds अपॉन आर स्क्वायर। हाउ तो देखो भैया, ऐसे देखो, पैराशूट देखा होगा, पैराशूट देखे हो? पैराशूट ना ही देखे हो? अरे ना ही देखे हो, काहे ना ही देखे हो भैया, देखना चाहिए ना। जो नहीं देखा है भाई उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ है, उसके लिए थोड़ा और तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और जिसने देखा है उसके लिए तो आसान है। चलो, तो ये पैराशूट है, यहाँ से रोप्स होते हैं, राइट, ऐसे रोप लगे रहते हैं, समझो उधर से आया हुआ है,
ऐसे, अंदर से आया है ना, तो फिर बोलोगे कि अरे रस्सी ऊपर से कैसे आ गई भाई। ठीक है, ये आपका पैराशूट रंग है। अब यहां पर हो, ठीक है। तो ये जो पैराशूट बना हुआ है उसके जो चारों एंड से रस्सियां आ रही हैं वो सारी आपके पास आ रही हैं। तो आप अगर अपने आप को एक पॉइंट समझ लो, ठीक है, आप अपने आप को एक पॉइंट समझ लो यहां पर, तो इस पॉइंट पर इन चारों तरफ से, सब तरफ से ऐसा करके एक एंगल बन रहा है, राइट, ठीक है। इस एंगल को, इस पूरे एंगल को, एक पूरे ना स्पेस में बनेगा ये, ठीक है। ये जैसा एक छोटा सा ऐसा आर्क बना था ना, ऐसा एंगल नहीं बनेगा, ये पूरे स्पेस में ऐसा, जैसे ये आपका पैराशूट है ना, ये समझो ऐसा ऐसा आते जाएगा। यहाँ पर अगर ऐसा बहुत सारा आप बनाते जाओ तो ऐसे छोटे छोटे बनते जाएंगे ना, ये और छोटा होगा, और छोटा, और छोटा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? ये जो पैराशूट का आपका कपड़े वाला स्ट्रक्चर है आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, जैसे जैसे आप अंदर अंदर बनाते जाओगे वैसा ही कपड़ा इमेजिन करते जाओ अंदर अंदर, तो यहाँ आते आते वो छोटा छोटा होता जाएगा ना, राइट। तो पॉइंट के जस्ट बाहर थोड़ा सा एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, राइट, कपड़े वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। वो आपका कहलाएगा क्या? सॉलिड एंगल। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां पर जो स्पेस में एंगल बनता है, ठीक है, सॉलिड मतलब समझता हूं 3 डायमेंशन, ठीक है, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन में जो एंगल बन रहा है उसे अपन प्लेन एंगल कहते हैं, और जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है, ठीक है, सॉलिड एंगल कहा जाता है उसको। क्लियर है? इसलिए उसको एरिया से डिवाइड किया, एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर भी मतलब वही है। देखो अब डायमेंशनलेस कहने का मतलब क्या था, देखो डीएल मतलब ये भी एक लेंथ है आपका और ये भी एक लेंथ है, तो ऊपर नीचे लेंथ और लेंथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं ये, ठीक है। एरिया में भी था, यहाँ एरिया सॉलिड वाले में एरिया और नीचे रेडियस का स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर ही तो होता है। अब बोलोगे स्क्वायर का होता है लेंथ इंटू लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो ब्रेड्थ क्या है? वो भी तो लेंथ ही एक तरह का, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो 2 लेंथ ऊपर और 2 लेंथ नीचे, रेडियस भी तो लेंथ ही होता है, 2 लेंथ नीचे 2 लेंथ ऊपर, कैंसिल होकर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी ये भी डायमेंशनलेस है। तो ये अपना एक सॉलिड एंगल ऐसा, ठीक है, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है? कैसा बनेगा सॉलिड एंगल समझ में आ रहा है? या अपन ऐसा समझ सकते हैं, कोन है आपका, ठीक है, कोन है ना, यूं कोन बनता है, राइट, आपका ऐसा ऊपर की तरफ से खुला है अंदर, तो वहां एक एंगल बनेगा जो ऐसे गोल शेप में ऐसा करके एक एंगल बनेगा अंदर, ठीक है। ये आपका कोन का जो अंदर का पोर्शन है, जो पॉइंट आ रहा है, जो आपका वर्टेक्स आता है यहाँ पर, ठीक है, उसके साथ जो एक एंगल बनेगा दैट इज सॉलिड एंगल। क्लियर है? ये पेपर समझ लो, एक ये मैं एक पेपर ले लूँ ऐसा, ठीक है, इसके कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, यहाँ पर एक चारों कॉर्नर से लाकर एक पॉइंट पर यहाँ पर मैं जोड़ दूँ सबको, तो इस पॉइंट के पास एक एंगल बनेगा, ठीक है। ये पूरा एरिया एक एंगल सब्टेंड कर रहा है, उस एंगल को हम कहेंगे क्या? सॉलिड एंगल। क्लियर है? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट है स्टीरेडियन। क्या है? स्टीरेडियन। इसका रेडियन था, उसका आगे STE लगा दिया, और सिंबल क्या होगा इसका? SR, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन किसकी? मेजरमेंट्स की, कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया ना फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, राइट। तो मेजर क्या, मेजरमेंट मतलब क्या, वो देखते हैं। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट देखो बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी, given physical quantity with a standard amount of physical quantity of same kind। समझाऊंगा वर्ड बाय वर्ड, टेंशन मत लो। तो ये एक प्रोसेस है कंपेयर करने का, दो क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी और मतलब एक और फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड अमाउंट की फिजिकल क्वांटिटी, उसकी फिक्स वैल्यू आपने ले ली है, उसके साथ आप इस क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो, पर जिन दोनों को कंपेयर कर रहे हो सेम टाइप के होने चाहिए। अच्छा वो बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी खरीदने गए थे, टमाटर वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, टमाटर खरीदने गए हो आप मार्केट में। अच्छा, अब टमाटर आपने खरीदा 1 kg, तो आपने कैसे खरीदा था 1 kg टमाटर? एक ऐसा एक वो होता है ना, स्केल जो होता है अपना, देखा है ना, और इसमें से ऐसा कुछ कांटा निकला रहता है,
ठीक है। यहां पर आप वेट्स रखते हो 1 kg आपका सपोज, ठीक है। और इसमें आपने भर दिया ऐसा एक गोल सा ऐसा आता है, इसमें आपने भर दिया टमाटर, ठीक है। 1 kg टमाटर लेना था आपको, तो आपने क्या किया, इधर ये 1 kg वाला मास रखा और इधर टमाटर भरना शुरू किया। जब ये दोनों बैलेंस हो गए, एकदम इक्वल हो गए, है ना, पॉइंटर एकदम बीच में आ जाता है, जब ये बैलेंस हो गया तो आपको समझ में आ गया कि टमाटर 1 किलो है, बराबर है। कैसे? आपने टमाटर का मास कैलकुलेट किया, टमाटर का क्या किया, मास फाइंड किया आपने। कैसे फाइंड किया? कंपेयर करके, किसके साथ, एक गिव स्टैंडर्ड अमाउंट, ये आपका स्टैंडर्ड है, आपने फिक्स मान लिया है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये 1 kg है, राइट। पूरी दुनिया मानती है कि इसको 1 kg कहा जाता है। अब ये हमने सबने आपस में एक्सेप्ट कर लिया है कि इसको 1 kg कहेंगे, ठीक है। हम अगर जब हमारे पूर्वजों ने इन सब चीजों को सेट किया, अगर उन लोगों ने इस अमाउंट को 2 kg कहा होता तो आज हम इसको 2 kg के हिसाब से समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो समझने की बात है अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 1 kg कहा है, और अगर हमको 2 kg चाहिए तो मतलब हमको इसका डबल करना है, यही होता है ना। तो आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। कैसे कंपेयर कर रहे हो? एक फिजिकल क्वांटिटी, आपको मास कैलकुलेट करना था टमाटर का, तो टमाटर आपका जो मास है टमाटर का, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज व्हाट यू आर कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड, फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मतलब क्या, कि आप मास कैलकुलेट कर रहे हो तो दूसरा जो आपने स्टैंडर्ड अमाउंट लिया हुआ है वो भी तो मास ही है ना, कि आपने लेंथ के साथ उसको कंपेयर किया है। ऐसा अगर करो आप कि आप एक 1 मीटर की स्केल ले लो, एक रूलर ले लो 1 मीटर का, ठीक है, और बोलो यहां से टमाटर लगाना चालू किया मैंने, यहां से टमाटर लगाते 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 यहां तक पहुंचा दिया मैंने, ठीक है। तो 1 मीटर लेंथ मैंने लाइन से टमाटर बिछा दिए और मैंने बोला कि ये 1 kg टमाटर है, ठीक है। तुम टमाटर बेच रहे थे और तुमने ऐसे लाइन से 1 मीटर का टमाटर सेट कर दिया और सामने वाले कस्टमर को बोला कि ये लो 1 kg टमाटर। वो बंदा ऐसे 2 टमाटर उठाएगा, तुम्हारे मुंह पे धड़ाम से मारेगा, ठीक है, इधर उधर से लाल लाल वो गिरेगा टमाटर का, बराबर है। क्या ये सही तरीका है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये तो लेंथ है, आपने लेंथ के साथ मास को कंपेयर कर दिया, तो ये तो सही तरीका नहीं है। समझ में आया? तो आपको अगर 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो दोनों क्वांटिटीज सेम तरह की होनी चाहिए, मतलब मास को मास के साथ ही कंपेयर करोगे, लेंथ को लेंथ के साथ ही कंपेयर करोगे, टाइम को टाइम के साथ ही कंपेयर करोगे। क्लियर है? तो एक टमाटर का मास फाइंड करना था, उसको हमने दूसरे क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया, वो क्वांटिटी भी इसकी जैसी है, यानी ये मास है तो भी मास ही है, ठीक है। अब आप टमाटर का मास मेजर करो, आलू का मास मेजर करो, किसी आदमी को बिठा दो, ठीक है, जिसको भी आपको मेजर करना है, आपको दूसरी क्वांटिटी जो मेजर करनी है, जो जिसके साथ आपको कंपेयर करना है, वो भी आपका मास होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि ये 1 kg है या 2 kg है, जो भी है, ठीक है। 2 kg टमाटर लेना होगा तो आप क्या करोगे, ऐसा ही 2 बार काम करोगे, 2 kg हो गया। 3 kg है तो ऐसे 3 बार करोगे प्रोसेस, 3 kg हो गया। या फिर आप क्या करोगे, आपके पास ये स्टैंडर्ड जो है, वो जो स्टैंडर्ड है वही 2 kg का होना चाहिए, वही लाके रख दो 2 kg का, इधर टमाटर भरो तो जितना टमाटर भरोगे 2 kg का हो जाएगा, बराबर होगा। तो क्लियर है? 3 kg चाहिए तो आप 2 kg वाला डालो और 1 kg वाला डाल दो, ठीक है, 3 kg बन गया। अब इस तरफ टमाटर भरो, दोनों बराबर हो गए तो टमाटर 3 kg हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं, दैट इज मेजरमेंट। क्लियर है? अच्छा, मेजरमेंट नीड 2 थिंग्स, मेजरमेंट सॉरी डिस्क्राइबिंग अ मेजरमेंट। अब अगर आप मेजरमेंट डिस्क्राइब करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो कि मेजरमेंट कितना है, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, नीड्स 2 थिंग्स। कौन सी 2 चीज़ें हैं वो? फर्स्ट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, एंड सेकेंड इज अ यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और एक यूनिट। अब ये क्या है? यूनिट तो आपको पता चल गया, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। ऐसा यूनिट में वो मीटर जो अपनी मैंने यहाँ पर लिख के भी दिया था आपको, ठीक है, लेंथ का यूनिट, उसका यूनिट, उसका यूनिट मतलब हमने जो एक्सेप्टेड है हमारा, ठीक है। केजी हमने एक यूनिट लिया हुआ है, ठीक है, केजी हमारा मास का एक यूनिट है, और ये हमने पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इसको 1 kg कहा जाएगा। तो एक पूरा सिस्टम बना लिया गया। तो जो पूरा सिस्टम है, अलग अलग लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, सबके लिए अलग अलग यूनिट डिसाइड कर लिया, उसे हम यूनिट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जो चीजें एक एक इंडिविजुअल क्वांटिटीज को हमने दी हैं वो कहलाती हैं यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, तो किसी भी मेजरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, ठीक है। इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं और डिटेल में। कैसे? तो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो आप किसी चीज की, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, जिसको अपन दिखाएंगे किससे? Q से। किससे दिखाएंगे अपन? Q से। एंड दैट इज इक्वल्स टू N इंटू U। व्हाट इज N?
n is that numerical value and u is unit, q is physical quantity मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। अच्छा कैसे, देखो मास आपने मेजर किया था टमाटर का, ऑफ टोमेटो आपने मेजर किया था, सपोज आपने मेजर किया था 2 kg, कितना मेजर किया था आपने 2 kg, यही बोला ना आपने। तो 2 आपका क्या है, n है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg आपका क्या है, एक यूनिट है ना, पक्का। अच्छा ये तो एक सिस्टम की बात हो गई। हम ऐसा ही सिस्टम में, ऐसा यूनिट सिस्टम जो है उसमें हमने kg को स्टैंडर्ड लिया हुआ है, राइट। अगर मैं इसी टमाटर को CGS सिस्टम में मेजर करूं, CGS भी एक सिस्टम है मेजरमेंट का, CGS, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, तो मास की यूनिट वहां पर क्या है पता है, ग्राम है, ठीक है। अगर आप उसमें टमाटो को लिखो, ठीक है, वो पहले फ्रांस में चलती थी, तो मास ऑफ टोमेटो अगर आप ग्राम में लिखना चाहो तो आप कितना लिखोगे पता है, 2000 ग्राम, यही है ना। तो 2000 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ग्राम आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। तो आप जिस सिस्टम में मेजर करो, आप किसी भी सिस्टम में मेजर करो, ठीक है, आपको 2 चीजें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक यूनिट चाहिए, क्लियर है। न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा, क्या बताएगा, कि आपका वो यूनिट कितनी बार रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है मतलब क्या हुआ, कि देखो ऐसा ही सिस्टम ने आपने kg को स्टैंडर्ड लिया हुआ है, 1 kg आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 2 kg टमाटर अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आप कैसे मेजर करोगे, 1 kg का आपके पास मास है, तो एक बार टमाटर रख के चेक किया आपने, वो 1 kg हो गया, फिर उतना ही टमाटर फिर से भरा आपने, तो ये प्रोसेस कितनी बार किया आपने, 2 बार किया, राइट। तो 2 टाइम्स kg, ठीक है, 1 kg स्टैंडर्ड यूनिट है, उसका 2 बार करोगे तो 2 kg, उसका 3 टाइम्स करोगे तो 3 kg, समझ में आ रहा है। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताती है कि यूनिट कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब 1 kg कितनी बार रिपीट हुआ है, 100 kg मतलब 1 kg कितनी बार रिपीट हुआ है, 100 बार रिपीट हुआ है, राइट। तो जितनी बार रिपीट हुआ है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये आपका यूनिट है, ठीक है। तो ये बताता है कि यूनिट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ग्राम की बात करो तो 1 ग्राम जितना होता है, ठीक है, अगर आप ग्राम का मेजरमेंट रखो स्केल पर, इस तरफ ग्राम रखो, इस तरफ टमाटर डालना चालू करो, तो आपको 2 kg टमाटर बनाने के लिए कितना बार करना पड़ेगा सारा प्रोसेस, 1 ग्राम टमाटर, फिर 2 ग्राम टमाटर, फिर से तीसरी बार करोगे 3 ग्राम, चौथी बार करोगे 4 ग्राम, ऐसे आपको 2000 बार करना पड़ेगा। यानी ग्राम को आप 2000 टाइम्स रिपीट करोगे। ग्राम के साथ कंपेयर करना चाहते हो, ग्राम आपने यूनिट लिया है और उसके साथ अगर आप टमाटर का मास कंपेयर कर रहे हो तो आप 2000 बार कंपेयर करोगे तो 2000 ग्राम यानी कि 2 kg बनेगा आपका, ठीक है। तो इस यूनिट के लिए आपको ये 2000 बार करना पड़ा, इसलिए यहाँ 2000 लगा हुआ है। इस यूनिट में आपको 2 बार करना पड़ा, इसलिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो अलग अलग यूनिट में, ठीक है, अलग यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। लेकिन अलग यूनिट ये लिया तो 2 आया और ये यूनिट लिया तो 2000 आया, राइट। तो अलग यूनिट के लिए अलग न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन क्या क्वांटिटी अलग है टमाटर की, टमाटर की क्वांटिटी अलग है क्या। आप 2 kg टमाटर बोलो या 2000 ग्राम टमाटर बोलो, क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम चीजें हैं। क्वांटिटी तो उतनी है टमाटर की, यानी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी, जो मास है आपका टमाटर का, वो तो फिक्स ही है, ठीक है। आपने केजी वाले सिस्टम में मेजर किया तो आपने उसको 2 kg बोला, और उसी चीज को आपने अगर ग्राम वाले सिस्टम में मेजर किया तो आपने उसको 2000 ग्राम बोला, ठीक है। लेकिन वो है तो सेम ही चीज, बराबर है। यानी कि ये दोनों Q जो है वो सेम ही है, यानी क्वांटिटी तो फिक्स है आपकी, Q की वैल्यू जो आपकी फिक्स है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको बोलूँ N1 और इसको बोलूँ U1, ठीक है, एक सिस्टम था उसका यूनिट U1 और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें उसको हमने नाम दे दिया N1। दूसरा यूनिट सिस्टम जो था उसमें मैंने यूनिट को नाम दिया U2 और न्यूमेरिकल वैल्यू जो आई मेरी वो N2 है, ठीक है, ठीक है, पक्का। तो इन दोनों के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ N1 U1 वो भी मेरा Q है और N2 U2 मेरा Q है, क्योंकि दोनों जो मास दे रहे हैं टमाटर का वो सेम ही मिल रहा है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है, बराबर है, पक्का। N1 U1 और N2 U2 दोनों जो टमाटर का मास दे रहे हैं तो सेम ही टमाटर का मास दे रहे हैं, सेम ही वैल्यू है, तो N1 U1 N2 U2 है। अब ये क्यों कर रहा हूँ पता है, इसका आपको यूज पढ़ने वाला है आगे, ठीक है। आगे के टॉपिक्स में ना इसका हमको यूज पड़ेगा, हमको ना एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन करते टाइम इन चीज का यूज पड़ता है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, टेंशन मत लो। तो वहां हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको ये मतलब, पक्का। अच्छा इसके बाद एक और चीज बता दूं मैं आपको। अब एक चीज नोटिस करो, अब बताओ मुझे ग्राम बड़ा है या केजी बड़ा है, खुद बताना, ग्राम बड़ा है कि केजी बड़ा है। आपने एक तरफ केजी रखा था तो आपने जब टमाटर मेजर करना चालू किया आपको इसे 2 बार करना पड़ा, राइट। लेकिन अगर जब आपने ग्राम वाला सिस्टम रख दिया, ग्राम में मेजर करने लगे तो वो आपको प्रोसेस 2000 बार करनी पड़ी। तो ग्राम ज्यादा भारी था कि केजी ज्यादा भारी था, केजी ज्यादा भारी था ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपका केजी जो है
वो बड़ा यूनिट है ग्राम से, ये मानते हो? ये जो यूनिट है केजी यूनिट, ठीक है, ये ग्राम वाले यूनिट से बड़ा यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखो कि जब आप केजी यूनिट मेजर कर रहे थे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। ग्राम वाले यूनिट मेजर कर रहे थे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई? 2000 आई, बराबर है। तो अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। देख रहे हो, केजी में न्यूमेरिकल वैल्यू 2 ही थी और जब ग्राम यूनिट था तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2000 थी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? पक्का? मतलब आप जितनी बड़े यूनिट में मेजरमेंट करने जाओगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको उतनी छोटी मिलेगी, ठीक है, यानी कम टाइम में ही आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ये क्यों बता रहा हूं पता है? ऐसे तो देखोगे तो बोलोगे कि यार ये तो छोटी सी चीज है, तो सबको समझ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है पता है? जब कंपैरिजन करना, जब हम ना यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे में, तो बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यही नहीं, आप 12th में भी कई बार बच्चे, मैंने देखा है 12th में भी बच्चे जो होते हैं ना, वो वहां पर एनर्जी का कन्वर्जन जब आता है उसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको क्लियर करनी है कैसे? एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर आपने यूनिट्स बड़ी बड़ी ली, बड़ी बड़ी यूनिट्स में अगर मेजरमेंट करने लगे आप, तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि एन की जो वैल्यू है आपकी, वो छोटी छोटी मिलेंगी, और अगर छोटी यूनिट से मेजर कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ी मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तो यहां पर मेरा मेजरमेंट का टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आज जितनी चीजें डिस्कस करनी थी वो हो गई हैं, ठीक है। अगली चीजें नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली, एंड इन केस इफ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज मेंशन इन द कमेंट. I will try to explain my best possible way. So let's finish it off and wait till the next session comes. Till then, goodbye.